ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर रीमा ने भेजी थी। प्राइवेसी की वजह से इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी नाम बदल दिए गए हैं। मुंबई को लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन इस शहर के बाहर और इसके पुराने इलाकों में ऐसे कई छोड़े हुए कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्रियां और इमारतें भी हैं जिनके बारे में अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा है जिसे वे आज तक समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, लाइट बंद कर दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए। यह घटना कुछ साल पहले की है। हम 5 दोस्त एक ही कॉलेज में बीसीए के छात्र थे। हमारी क्लास में अक्सर भूतिया जगहों और अर्बन एक्सप्लोरेशन की बातें हुआ करती थीं। एक दिन किसी ने मुंबई के बाहरी इलाके में पड़े एक पुराने और वीरान कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया। कहा जाता था कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहता और आसपास के लोग शाम होने के बाद उस जगह के पास तक नहीं जाते। शुरुआत में हमने इस बात को मजाक समझा, लेकिन फिर हम पांचों ने फैसला किया कि कॉलेज के बाद एक दिन उस जगह को देखने चलेंगे। उस दिन हमारे साथ मैं रीमा, मेरी दोस्त आयशा और मेरे क्लासमेट्स आदित्य, प्रशांत और अंश थे। कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोकल ट्रांसपोर्ट से उस इलाके तक पहुंचे। लगभग 4 बजे हम उस वीरान कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे। उसकी बाउंड्री वॉल कई जगहों से टूटी हुई थी। अंदर बड़े बड़े पेड़ उग आए थे। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि कई रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे थे। पुरानी इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हम सब काफी उत्साहित थे। बाउंड्री वॉल पार करते ही आदित्य हंसते हुए बोला, आज सच पता चल ही जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। अगले लगभग 30 मिनट तक हम सिर्फ उस जगह को एक्सप्लोर करते रहे। कभी तस्वीरें लेते, कभी पुरानी दीवारों पर बने अजीब निशानों को देखते। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। हमें सब कुछ किसी एडवेंचर जैसा लग रहा था। करीब 4:30 बजे हम एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में खड़े थे। उस कमरे की खिड़की से पूरा ग्राउंड दिखाई देता था। तभी मेरी नजर नीचे गई। मैदान के बीच उगी हुई झाड़ियों के बीच एक औरत चलती हुई दिखाई दी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन सबसे अजीब बात उसका चलने का तरीका था। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं चल रही थी। उसके कदम बहुत धीमे और अस्वाभाविक लग रहे थे, जैसे उसका ध्यान रास्ते पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर हो। मैंने तुरंत बाकी लोगों को उसकी तरफ देखने के लिए कहा। हम पांचों लगभग 1 मिनट तक उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक आदित्य जोर से चिल्लाया, कौन है तू? उसकी आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज उठी। वह औरत अचानक रुक गई। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया। उस पल मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हमारी तरफ देखना ही हमें डराने के लिए काफी था। और फिर वह हमारी इमारत की तरफ चलने लगी। उस पल पहली बार हमें महसूस हुआ कि शायद यहां आना गलती थी। वह हमारी हम सब जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे भागे। हमें लगा कि वह औरत अभी भी बिल्डिंग के आसपास ही होगी, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद जो हमने देखा उसने हमें और ज्यादा परेशान कर दिया। वहां कोई नहीं था। न झाड़ियों में कोई हलचल थी, न किसी के चलने की आवाज, न ही मिट्टी पर किसी तरह के पैरों के निशान, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब भी कुछ मिनट पहले हम पांचों ने अपनी आंखों से किसी को देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वह औरत हवा में गायब हो गई हो। इसी बीच मेरी नजर आयशा पर गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वह लगातार आसपास देख रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हमने सोचा शायद वह डर गई है, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे वह छिपाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। हम उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी।
एक लंबी धीमी सिसकी, फिर कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक और सिसकी। पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। हम सब एकदम चुप हो गए। आवाज बिल्कुल हमारे ऊपर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तीसरी मंजिल पर कोई अकेला बैठकर रो रहा हो। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। अब तक जो जगह हमें एडवेंचर जैसी लग रही थी, वही जगह अचानक बहुत डरावनी लगने लगी। हमने फैसला किया कि इस बिल्डिंग से निकल जाना ही बेहतर होगा। कॉम्प्लेक्स के गेट के पास एक और पुरानी बिल्डिंग थी। हम सब तेजी से उसकी तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर आदित्य ने फिर जोर से चिल्लाया, जो भी है बाहर आ, बकचोदी मत कर। उसकी आवाज में बहादुरी से ज्यादा घबराहट थी। उसी समय मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। मैंने साफ देखा कि एक औरत और एक आदमी तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागे। वे बस कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिए और फिर अचानक नजरों से ओझल हो गए। मैंने तुरंत बाकी लोगों को बताया, लेकिन जब तक सबने उधर देखा वहां कोई नहीं था। आयशा और अंश भी अब बेचैन लग रहे थे। तभी उन दोनों ने एक अजीब बात नोटिस की। हम दूसरी मंजिल पर खड़े थे, लेकिन तीसरी मंजिल से बार बार दरवाजे जोर से बंद होने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में एक के बाद एक दरवाजे पटक रहा हो। हर आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज रही थी। हम सब चुपचाप सुनते रहे। फिर अचानक दरवाजों की आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही और तभी ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी मंजिल पर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहा हो, फिर वापस लौट रहा हो, फिर दोबारा दौड़ रहा हो। कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हम सब के मन में एक ही सवाल था, ऊपर आखिर है कौन? यही सवाल हम सब के मन में घूम रहा था। कदमों की आवाज लगातार तीसरी मंजिल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। आदित्य ने कुछ सेकंड तक ऊपर की तरफ देखा, फिर उसने प्रशांत की तरफ मुड़कर कहा, चल देखते हैं आखिर कौन है। मुझे उसका यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने तुरंत मना किया, पागल हो गया है क्या? यहां से निकलते हैं। लेकिन शायद अब उसकी जिद जाग चुकी थी। प्रशांत भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। हम उन्हें रोक भी नहीं पाए। कुछ ही पलों में दोनों हमारी नजरों से ओझल हो गए। अब वहां सिर्फ हम तीन लोग रह गए थे, मैं, आयशा और अंश। ऊपर जाने के बाद कुछ मिनट तक सब शांत रहा। न कदमों की आवाज, न दरवाजों की, न ही किसी के बोलने की, सिर्फ अजीब सा सन्नाटा। 2 मिनट बीते, फिर 5 मिनट। हम तीनों बेचैन होने लगे। मैंने ऊपर की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, आदित्य। कोई जवाब नहीं। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं लगी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और आदित्य को कॉल किया। फोन नेटवर्क में था ही नहीं। फिर मैंने प्रशांत को कॉल किया, उसका फोन भी नहीं लगा। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। आयशा लगातार घबराई हुई नजर आ रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक हमारे पीछे बने लंबे कॉरिडोर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि हम तीनों वहीं जम गए। मैं यहां हूं। बस 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों ने जैसे हमारे शरीर से सारी ताकत निकाल दी। आवाज बहुत करीब से आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरी फर्श और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले वहां किसी की आवाज जरूर आई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। आयशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। अंश भी पहली बार पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने बस एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भाग पड़े। हमें अब आदित्य और प्रशांत का इंतजार करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सीढ़ियां उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचते ही हमने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस समय लगभग 5:30 बज चुके थे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। कॉम्प्लेक्स पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। हम लगातार आदित्य और प्रशांत को फोन कर रहे थे, लेकिन दोनों के फोन अनरीचेबल आ रहे थे। मिनट बीतते जा रहे थे। आयशा बार बार कह रही थी कि हमें यहां से चले जाना चाहिए।
लेकिन हम अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। लगभग 20 मिनट तक हम बाहर खड़े उनका इंतजार करते रहे। अब शाम होने लगी थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल चुकी थीं। पूरा कॉम्प्लेक्स किसी वीरान शहर जैसा लग रहा था और तभी अंदर की तरफ से 2 आकृतियां भागती हुई दिखाई दी। वे पूरी रफ्तार से हमारी तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद हमने पहचान लिया, वे आदित्य और प्रशांत थे। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उनके चेहरों पर ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें देखकर हमें राहत मिली, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने जो सवाल पूछा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, रिमा कहाँ है? मैं उसे हैरानी से देखने लगी। मैं यहीं तो हूं। लेकिन मेरे जवाब ने उसे राहत नहीं दी, बल्कि उसके चेहरे पर और ज्यादा डर आ गया। प्रशांत भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई असंभव चीज देख ली हो। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, अगर तुम यहां थी तो फिर हमारे साथ ऊपर कौन था? उसके बाद आदित्य और प्रशांत बिना पीछे देखे भागते रहे। भागते समय उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। कभी कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी औरत के रोने की धीमी सिसकियां। डर इतना बढ़ चुका था कि कुछ देर के लिए वे बाहर निकलने का रास्ता तक भूल गए थे। लेकिन किसी तरह वे टूटी हुई बाउंड्री वॉल तक पहुंचे और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आए। उस रात हम में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। अगली सुबह जब हमने एक दूसरे को फोन किया तो पता चला कि आयशा, आदित्य और प्रशांत को तेज बुखार था। सिर्फ मुझे और अंश को बुखार नहीं आया था। आज भी मुझे नहीं पता कि उस कॉम्प्लेक्स में आखिर क्या था। हो सकता है वहां कुछ लोग छिपे हुए हों। हो सकता है डर की वजह से हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी हों जो वास्तव में थी ही नहीं। लेकिन एक बात आज भी मुझे परेशान करती है। अगर आयशा और अंश पूरे समय मेरे साथ थे तो आदित्य और प्रशांत के साथ उस इमारत के अंदर कौन चल रहा था? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावना अनुभव हुआ हो तो उसे भी शेयर कर सकते हैं।